हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड करने को लेकर। तो मैंने इस वीडियो में 8 दिसंबर 2017 को जो फर्स्ट शिफ्ट में दिल्ली पुलिस की परीक्षा हुई थी उसका पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और फिर आप उसी तरह से अपनी आगे तैयारी कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और इसका पहला वीडियो मैंने कल अपलोड भी कर दिया है। तो जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको दिल्ली पुलिस के नाम से एक स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पर सारे वीडियोज एक साथ असेंबल किए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारे वीडियोज भी देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो डेली दिल्ली पुलिस से जुड़ी वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज देखिए, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जीके का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं दिया गया है, गलत है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बी है, देयर इज ए प्रोविजन फॉर पेड लीव्स, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है। अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हो और आप वहाँ पर छुट्टी लेते हो तो उस छुट्टी के दौरान आपको कोई भी पेमेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? भारत में फिस्कल पॉलिसी यह तैयार किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन से कार्य हैं और कौन से नहीं हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, आरबीआई का काम है मॉनेटरी मैनेजमेंट को देखना, गवर्नमेंट डेब मैनेजमेंट यानी कि जितनी भी सरकारी ऋण है उसका प्रबंधन करना, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करना। लेकिन जो डी ऑप्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम कस्टमर्स, यह आरबीआई का काम नहीं है। इसके लिए आपको और भी किसी दूसरे बैंक में जाना पड़ेगा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए दोस्तों, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो डेट आप लोग याद रखिए, यह स्थापित हुआ था 1935 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन यह हुआ था 1991 में, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए, कोई ऐसी टेरिटरी जो किसी और स्टेट की पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर में है उसे हम बोलते हैं कॉलोनी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक सामान्य मूल्य होना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप सभी को मालूम है कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, सभी वयस्क नागरिक को वोट करने का अधिकार होता है, वे एक वोट कर सकते हैं और सभी के वोटों का बिल्कुल इक्वल वैल्यू होता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो देखिए, यह दिया गया है अनुच्छेद 2 के तहत, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्या कहता है आर्टिकल 2? इस आर्टिकल के तहत भारत में किसी नए राज्य की स्थापना होती है या फिर प्रवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है? आपको बताना है कि नीचे वाले स्टेटमेंट में से कौन सा का स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटी है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि दोस्तों, जब देश में खतरा बढ़ जाए, बाहरी आक्रमण हो, तब ऐसे कंडीशन में हमें देश की रक्षा करनी चाहिए और ज़रूरत पड़े तो हमें राष्ट्र सेवा पर भी जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 244,
16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उस समय वैदिक कल्चर के टाइम में टोटल 16 महाजनपद थे। तो इसमें से जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा फैला हुआ था वो था मगध महाजनपद, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस ऐतिहासिक पाठ में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया है? तो दोस्तों सिल्वर कॉइन को रुपया रूप कहा गया है अर्थशास्त्र में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था? नमक कानून किसके द्वारा तोड़ा गया था? तो दांडी मार्च हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? तो दोस्तों 1934 के बाद मुस्लिम लीग के मेजर स्पोक पर्सन बने थे मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और इन्होंने ही पाकिस्तान की मांग रखी थी। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर आता है? आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि उसमें टोटल 4 वर्ण होते थे, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। तो इसमें जो चौथे पोजीशन पर आते थे वे थे शूद्र जाति के, और जो पहले पोजीशन पर आते थे वे थे ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे दोस्तों ज्योतिराव फुले, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? भारत का जो कोस्टल बाउंड्री है इसकी लंबाई टोटल है 7516 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किस राज्य का तटीय रेखा सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो कोस्टल बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा किस राज्य का है, तब आपका आंसर होगा गुजरात। लेकिन अगर यही पूछ लिया जाए कि किस राज्य की तटीय रेखा सबसे छोटी है, तब आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न है, दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, इस सीमा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जहाँ से हिमालय पर्वत साउथ डायरेक्शन की ओर मुड़ जाता है और यहाँ से ईस्ट साइड में एक यहाँ पर सीमा बनता है जो कि ईस्ट बाउंड्री है इंडिया का, इस बाउंड्री को कहा गया पूर्वांचल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? इंडिया का जो नॉर्थर्न प्लेन्स है यह किस तरह की मिट्टी से बना हुआ है? तो यह बना है एलुवियल सॉइल्स, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? तो दोस्तों भारत में टोटल नेशनल वाटरवेज की संख्या 111 है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच, चुंबकीय वस्तु ऐसी वस्तु होती है, इसके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इट ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, क्योंकि यह स्टेटमेंट भी गलत है। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल्स यह जरूरी नहीं है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ही हो। कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें बाद में उसको मैग्नेटाइज किया जाता है, जिसके बाद वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है। तो ऐसे में फर्स्ट ऑप्शन का करना बिल्कुल गलत होगा। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवियां जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्या कहलाती है? एक प्लेन मिरर से जो इमेज बनते हैं स्क्रीन पर, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे हम क्या बोलेंगे? तो इसे बोलेंगे वर्चुअल इमेज, यानी कि आभासी इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कैपिलरी एक्शन का उदाहरण नहीं है? तो देखिए कैपिलरी एक्शन का उदाहरण कौन कौन सा है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए स्ट्रॉ, जो पाइप में पानी ऊपर चढ़ता है वो कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है। टीयर्स मूविंग थ्रू टीयर डक्ट, यानी कि अश्रु नालिका से जो आंसू बहते हैं वो भी क्या है? कैपिलरी एक्शन का एक एग्जाम्पल है।
और एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर। ये तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों कैपिलरी एक्शंस के थ्रू होते हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ सब बबल्स, यह बिल्कुल गलत है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट इज कॉल्ड। इसे बोला जाता है ट्रैकिया, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर मौजूद स्टोमाटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण होता है? देखिए, जो लिप्स में स्टोमाटा मौजूद होते हैं, इसमें ट्रांसपीरेशन के माध्यम से पानी ऊपर निकलता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको बताना है, तो यह है दोस्तों फ्लोरीन, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये दोनों उदाहरण हैं थर्मोप्लास्टिक का, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर, एसी और एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन से रसायन वायु प्रदूषक बनाते हैं? तो यह रसायन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जब यह बाहर निकलता है वातावरण में तो ऊपर जाकर ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है। इसके बारे में मैंने आपको कल वाले लेक्चर में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इस नेचर को बोला जाता है होमोस्टेसिस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, और इसे हिंदी में समस्थापन के नाम से जानते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जिसमें मैं आपको मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैथ्स के लिए आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के लिए पढ़ने हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।